11 एंड 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स और फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आज फिर आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे बोलते हैं इंटर हैलोजेंस, यानी अब तक हम लोग देख रहे थे हैलोजन, लेकिन हाइड्रोजन के आगे हमने आज लगाए वर्ड जिसको बोलते हैं इंटर। अब इंटर हैलोजन, ठीक है, जैसे कभी कभी सुना करते हो कि इंटर कास्ट, ठीक है, मतलब एक ही कास्ट का। इंटर का मतलब सेम। अब कहता है कि हैलोजन के आगे इंटर लग गया, माने इंटर हैलोजन, जिसको अंतर हैलोजन कहते हो, इसका मतलब क्या हो गया। तो आज की क्लास इंटर हैलोजन पर होगी। तो चलिए सभी विद्यार्थी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज की क्लास समझने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। आइए चलिए शुरू किया जाता है। तो बताइए विद्यार्थी, पहले हमने चर्चा तो हैलोजन की कर रहे थे और हैलोजन में आपने 5 तत्व को लाया, लेकिन बताओ क्रियाशीलता के मामले में तो 4 तत्व के देख रहे हो, ठीक है। अब बताओ, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बात आप लोगों को भेज चुके हैं, जिसमें बताएं कि देखिए इस यानी ग्रुप में आपका फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा था। उसके बाद क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है। माने आयोडीन की हमने बताए थे कौन सी, यहाँ पर खास करके देखा जाए विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हो तो बताए थे कि आयोडीन में सबसे कम होता है और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कारण इसका बताए थे कि इसमें जब हम लोग आगे से बढ़ते हैं, माने आगे की तरफ बढ़ते हो, तब देखता है कि इनके परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। अब परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, इसका मतलब कि आयोडीन की परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम लोग को पहले ही बताए हैं कि धातु और अधातु का मतलब, मेटल और नॉन मेटल का मतलब बताया ना, कि जिस तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ही ऊर्जा उनको कम लगता हो, तो समझिए कि उसमें मेटल यानी धातु का गुण उतना ही ज्यादा है। पास में हो, दिमाग में फिर समझ आएगा। कहते हैं कि जिस तत्व या जिस एलिमेंट के अंतिम कक्षा की यानी परमाणु की अंतिम कक्षा से बताओ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तब तो निश्चित है तो उसको एक्साइट करना होगा। परमाणु को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो परमाणु को एक्साइट करने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जितना ही कम से कम ऊर्जा की अगर जरूरत पड़ता है, तो समझिए कि वो बिंदु धनात्मक तत्व है, अर्थात उसमें धातु का मेटल का गुण है। लेकिन जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज्यादा लगता हो, तो समझिए कि उसमें नॉन मेटल का गुण है, अर्थात अधातु का गुण है। क्लियर है, दिमाग को दिक्कत नहीं, बोलिए। दिक्कत तो आप कमेंट्स करें, बराबर आप लोग छू देते हैं। तो अब यहाँ पर सोचिए कि परमाणु के आकार देख लिया आपने, आयनन इंथैल्पी भी देख लिया, और इस हिसाब से अधातुई गुण अगर करता है तो बताओ फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि इनके परमाणु का आकार सबसे छोटा है। तो इनके परमाणु का आकार छोटा है, तो भले ही बताए थे कि फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन घनता जो होता है ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन घनता ज्यादा होता है। तो इस परिस्थिति में भले ही हम कह सकते हैं कि विद्युत धन माने विद्युत इलेक्ट्रॉन घनता के मामले में भले ही क्लोरीन जो है इसके अपेक्षा की ज्यादा है, लेकिन सब्ज के मामले में कम है। क्लियर है। तो एक मतलब है कि अधातु का अगर गुण कहता है, तो समझे कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा अधातु नॉन मेटल का गुण होगा।
और सबसे कम आयोडीन में, माने अधातु का गुण है लेकिन सबसे कम है। एक मतलब कि आयोडीन में कभी कभी कुछ विद्युत धनात्मक तत्व जैसा भी आचरण करने का देखा गया है, गुण इसमें है। माने कभी कभी इलेक्ट्रॉन ये लूज भी करके धनायन बना भी सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगले दिन बताए थे कि अगर हम लोग चलते हैं माने इस ग्रुप के किसी भी तत्व का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तब बोलते हैं कि -1 होता है। क्लियर? लेकिन अणु के रूप में होता है तो बताया था कि 0 भी होता है जब उस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन ऐसे जब परमाणु को एक्साइट किया था हमने, तो याद होगा जब एक्साइट नहीं किया था तब उस स्थिति में भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन जंप किया तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कॉपी को सामने कर लीजिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि कि अगला वीडियो समझने के पहले पिछले वीडियो का आपने रफ कर लीजिए, और रफ कर लीजिए ना तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब देखा जाए फिर इलेक्ट्रॉन को और माने आपने जंप करवाया, माने एटम को एक्साइट किया तो देखा गया आपको +5 पर आया था, +7 पर आया था। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब कहेगा तब देखा जाए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी जिसको कहते हैं यहाँ लोग प्रसंकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेके चलते हैं मतलब इस रूप में अगर +1 एक इलेक्ट्रॉन ले चलते हो तब तो यहाँ पर कहोगे कि sp3 हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इसके बाद अगर देखिए अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले गए तो s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का हो जाएगा 1 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपने कहिएगा कि sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले आते हो या लेते हो, लेकिन देखिए पीछे वीडियो में, तो यहाँ पर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 और d में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो d2 हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और भेजते हो तो यहाँ से देखा sp3 और d3 हो जाएगा। हो जाएगा? पास में रहेगा जब s का 1 ऑर्बिटल और p का देखिए 3 ऑर्बिटल और d का देखिए आपका 3 ऑर्बिटल। एक मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जब ऑर्बिटल का होगा तो यहाँ पर 3 और 3 6 1 7 वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? ये तो 7 हो चुकी ये ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा 7 ऑर्बिटल का। तो 7 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा तो समझो कि 7 को नया ऑर्बिटल बनेगा और 7 जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम पड़ेगा sp3 ऑर्बिटल। तो वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो बताने को लगे कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, माने ऑर्बिटल का मिक्सिंग। लेकिन कौन सी के मामले में? एनर्जी का मिक्सिंग। ये ना बताया है। अब देखा जाए इंटर हैलोजन की बात करते हो तो इंटर हैलोजन कोई आदमी कहता है कि इंटर हैलोजन समझिए समझते। तो इंटर हैलोजन के बारे में अभी तुम लोग को हमने यही बता रहे थे कि वैसे यौगिक याद कर सकता है कि वे सभी, ठीक है, यौगिक जो कहता कि 2, ठीक है, 2 भिन्न, ठीक है, भिन्न यानी हैलोजन के संयोग से, ठीक है, संयोग से यानी बनते हैं उसे, ठीक है ना, यानी इंटर हैलोजन कहते हैं।
ये परिभाषा को आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल में आ जाइए, आप लोग जरा समझिएगा क्या लिखे हैं कि वे सभी कंपाउंड्स यानी वे सभी यौगिक जो दो भिन्न भिन्न हाइड्रोजन के संयोग से या हाइड्रोजन के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं उसे इंटर हाइड्रोजन कहते हैं। अब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या कहता इंटर हाइड्रोजन, तो इंटर हाइड्रोजन का जो फॉर्म होगा वह फॉर्म देखा जाए। जैसे हमने कर दिया कि ए बी हो गया, कब जब देखो इसका +1 लेकर चल रहे हैं, ए बी दे रहे हैं, फिर अगर +3 ले लिया तब देखा गया ए बी 3 ले लिया, इस प्रारूप का बनेगा ये होगी। अगर बताओ यहाँ से +5 ले लिया तब तो ए बी 5 आपका हो गया। उसके बाद अगर 7 लेके चलते हो तो ए बी यानी 7 हो गया। अब जहां पर ए क्या है बी के बारे में समझ लो, तो जहां पर यहाँ पर समझिएगा कि जहां ए का मतलब हो गया और दूसरा है कौन सी बी का मतलब समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 तत्व है और इसी में से लेना है, बात समझ रहे हैं, इसी 4 तत्व में से 2 तत्व लेना है, लेकिन ए हमको लेना है कौन जिसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा हो। तब विद्युत धनात्मकता ज्यादा हो माने विद्युत ऋणात्मकता कम हो। अब विद्युत ऋणात्मकता कम हो साथ ही साथ परमाणु का आकार बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि ए के जो होता है परमाणु का आकार, ठीक है, परमाणु का जो आकार कहते हो, ठीक है, वह बी से यानी बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं, ए के परमाणु का जो आकार होगा वह कहता है बी के परमाणु के आकार से क्या होगा बड़ा होगा। क्लियर समझ रहे हैं, मतलब समझिए यहाँ पर परमाणु का आकार सबसे छोटा किसका है फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा किसका है आयोडीन का। बताए नहीं, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का, इससे बड़ा ब्रोमीन का, इससे बड़ा किसका आयोडीन का। तो आयोडीन के परमाणु का आकार जो है वो सबसे बड़ा है कि नहीं है। तब बताओ इसके परमाणु का आकार सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है नहीं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है सबसे कम कहोगे। इसका मतलब है कि दूसरा बात ये भी कह सकता है कि ए का जो है विद्युत ऋणात्मकता, याद करेंगे सब लड़के ध्यान देने वाले थे, तो ए के विद्युत ऋणात्मकता जो है वह याद करना है कि बी से कम होता है, बी से कम होता है, ठीक है ना। परमाणु का आकार बड़ा होता है लेकिन ऋणात्मकता किसका कम होता है यानी कि ए का। अब बताओ तुम लोग इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसका है आयोडीन का है, और सबसे कम किसका है एफ का है। एक मतलब यहाँ से आई ले सकते हो और यहाँ से एफ ले सकते हो, या यहाँ से बी आप ले सकते हो, यहाँ से एफ भी ले सकते हो, या यहाँ से सी लेगा तो यहाँ से एफ भी ले सकते हो। अब आई लेकर के आप चलिए और यहाँ से क्लोरीन लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे कि आयोडीन और दूसरा कौन हो गया फ्लोरीन, समझिएगा समझते। अब दोनों के परमाणुओं के बीच में संयोग होगा और अगर आयोडीन, अब यहाँ क्लियर है कि आयोडीन का परमाणु का आकार जो है वह फ्लोरीन के परमाणु के आकार से क्या है बड़ा है ना। तो इसका मतलब कि आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होगा वह फ्लोरीन से कम होगा। इसका मतलब कि इसमें विद्युत धनात्मकता का गुण ज्यादा होगा और इसमें बताओ विद्युत धनात्मकता का गुण सबसे कम होगा। क्लियर है। और इन दोनों के संयोग से चलो और आयोडीन के अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर भाग लेता है और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा होता है तब तो यहाँ पर बताइए आई एफ बन जाएगा नहीं। लेकिन अगर बताओ आयोडीन के +3 लेते हो तब तो इसको 3 मानना पड़ेगा, तो
यहाँ पर आप करिएगा तो IF3 हो गया, ठीक है ना। अगर I यहाँ 5 लेके चलते हो तब तक कौन सी कि IF5 हो गया। नहीं, अगर +7 लेके चलते हो तब कहता कि I और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो यौगिक जो हमने लिखा इसे कोई इंटर हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन का स्टेट हम +1 लिया, यहाँ देखिए +3 लिया, यहाँ पर प्लस देखिए 5 लिया और यहाँ पर प्लस कितना लिया 7 ले लिया। जैसे अगर तुम लोग के मानते हैं I और Cl को लेकर चलना है तब तुम लोग जान रहे हो कि I का परमाणु का आकार वह Cl के परमाणु के आकार से क्या है बड़ा है। मतलब इसमें विद्युत धनात्मकता का गुण ज्यादा है और इसमें कम है। तो यहाँ से बताओ आयोडीन है और क्लोरीन है और यही दोनों के बीच में कह के चलो रिएक्शन करवाइए। तो अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बताओ आपका ऑक्सीकरण अवस्था जब 4 हो है इसका मतलब कि 4 तरह के बनाएगा नहीं। अब इसमें तुम लोग बनाओगे तो ICl कहोगे, जैसे कि बताओ ICl3 कहोगे। अब यहाँ पे बताओ ICl5 कहिएगा और यहाँ से ICl7 कहिएगा, है क्या कहिएगा। तो इसको भी समझो कि इंटर हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन। अब सवाल उठा कि देखा जाए यहाँ पर मानते हैं कि अगर कहते हो कि अगर I का हमने +1 लेकर चला है, यहाँ पर बताओ कितना ले लिया 3 ले लिया, यहाँ पर कितना लिया 5 लिया और यहाँ पर प्लस कितना लिया 7 लिया, या कि नहीं। अब इस टाइप का कोई भी अगर होगा और आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो फट से आप लोग ये बता दिया कौन सी sp3ab हो जाएगा। किस कैटेगरी का? एक कैटेगरी का अगर इस तरह का है तो इसमें देखा जाए 5 को ऑर्बिटल है, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का यानी 3 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अगर इसी को कहते हो तो यहाँ से बताओ 5 हो गया है तब तो sp3 कहोगे और यहाँ से d2 कहोगे। सॉरी यहाँ से कितना हो गया है, यहाँ पर 3 और 4 है 5, तो तब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हो गया है। देखिए यहाँ पर 3 में 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, d में के इलेक्ट्रॉन कर दिया 2 कर दिए, तो यहाँ 3 और 2 5 हो गया नहीं। तो s का 1 ऑर्बिटल भाग दे रहा है और d का 3, देखिए p का 3 ऑर्बिटल और d का देखिए 2 ऑर्बिटल, तो 3 और 2 5 और 5 है 6, मतलब 6 ऑर्बिटल यहाँ पर भाग दे रहा है। अब यहाँ पर कहिएगा तो यहाँ पर बताओ s में 1 हो जाएगा, p में 3 हो जाएगा और d में भी देखिए आपका 3 हो गया। तो 3 और 3 6 है 7, जैसा कि देखिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास। तो इस तरह से बताओ तो ये सब आपको कभी-कभी एग्जाम के कंपटीशन में या कोई के एग्जाम में इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के पहले उसको एक साइड करके देखिएगा कि इसके पास कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में? तो ये सारी अगर देखते हुए अगर तुम मूल्यांकन करते हो तो इसका आराम से तुम स्ट्रक्चर भी खींच सकते हो, किसी का भी स्ट्रक्चर खींच सकते हो। जैसे कि मान लें IF5 कर दिया और IF5 का स्ट्रक्चर दिखाना है, ये क्लियर है कि +5 का मतलब कि 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि चला जाए यहाँ पर बताओ I हो गया, यहाँ पर बताओ 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर देखिए 1 हो गया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ से कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ से किया, 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 फिर भी इसके पास अभी भी 1 जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आकृति कहा करता है sp3d2 है,
तब पहले ही बताएं कि अष्टफल की आकृति इसका हो जाएगा, नहीं छोड़ बात चलना है तो अष्टफलक हो जाएगा। ये आपका त्रिभुजीय बाई पिरामिड हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 है 5, तो इसका 5 हो रहा, 5 हो रहा तो भाग लेना है, तब 5 के मतलब इसको बोलते हैं त्रिकोणीय बाई पिरामिड या द्विव पिरामिड। इसका बोलते हैं कौन सी, अष्टफल ये बोलते हैं, ठीक है ना, या वर्ग पिरामिड करते हैं कभी कभी। अब यही जो IF7 जो हो गया, तो इसी को आपको क्या कहते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिड, यानी पंचभुजीय द्विव पिरामिड। तो इस तरह से किसी का भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनाता है या 2 नंबर या क्वेश्चन अगर डालता है एग्जाम में, तो इस तरह का उसका जवाब दीजिएगा। क्लियर है? इतना सभी लोग क्या आप लोग समझ गए ना? तो आप लोग देखिए नोबेल गैस का ये जानकारी, या हाइड्रोजन की जानकारी दिए, हाइड्रोजन के बाद इंटर हाइड्रोजन बताए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताए, इस सारी चीज आप लोग क्लियर कर दिए। तो आप लोग का काम है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको सोल्व करें। तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।